हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चौथा। इसके पहले जो है आपको 3 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इजीली विजिट करके इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी का पीडीएफ आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा का डेट है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि 17 अक्टूबर को निर्धारित है। तो आप लोग अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए और प्रैक्टिस सेट पर डे आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है। और जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस प्रैक्टिस सेट्स का। और दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी। विकल्प आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। एम.एन. रॉय, विकल्प बी है अरविंद घोष और सी महात्मा गांधी, और डी विकल्प दिया गया है जी.के. गोखले। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रस्टशिप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो है ट्रस्टशिप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो मीथेन देख लेते हैं। तो मीथेन जो है यह ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कि विकल्प बी देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है, यानी कि विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता है। हाइड्रोजन जो है एक की जो प्रकृति होती है या द्विआण्विक होती है, यानी जो वायुमंडल की बाह्य परत का जो हिस्सा होता है वह इसमें जो है मुख्य संघटक के रूप में काम करता है हाइड्रोजन। तो इस बात को याद रखेंगे, हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संघटक भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। क्षोभमंडल में, विकल्प बी है मध्यमंडल, सी है समताप मंडल और डी दिया गया है बाह्यमंडल। तो दोस्तों जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। ओजोन परत की मोटाई जो है 16 किलोमीटर है, इसको भी याद रखेंगे। 16 किलोमीटर जो है ओजोन परत की मोटाई है। और ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विकल्प आपके सामने है, विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन ई और विटामिन डी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है रक्त का थक्का बनने में। देखिए दोस्तों, जो है रुधिर जो होता है द्रव होता है और शरीर से बाहर निकलने पर वह कुछ मिनटों में जम जाता है, जिसे हम थक्का कहते हैं। रुधिर को शीघ्र जमने में उष्मा, थ्राम्बिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो विकल्प आपके सामने है, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन और रेडियो सोडियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो सोडियम। दोस्तों रेडियो सोडियम एक ऐसा तत्व होता है जो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है। तो जो खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और डी दिया गया है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है
खट्टे दूध के उत्पादों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? पूछा जा रहा है परजीवी पादप कौन सा है? बकव्हीट, मैकेरोनी व्हीट, गोल्डन राइस और डी दिया गया है ट्रिटिकेल। तो दोस्तों गोल्डन राइस में जो है, गोल्डन राइस को जो है परजीवी पादप की श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखेंगे परजीवी पादप कौन सा है? गोल्डन राइस। और इसको यदि हम बात करें ट्रांसजेनिक पादप भी कहा जाता है। जो परजीवी पादप यहाँ पे लिखा हुआ है इसको जो है क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक पादप कहेंगे, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कितने राज्यों की यह संयुक्त परियोजना मानी जाती है? तो याद रखेंगे कि इसमें विकल्प आप देख लेते हैं पहले, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, बी है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, और सी दिया गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, और डी दिया गया पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प आपका ए, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर है, जिसके माध्यम से जल विद्युत और सिंचाई आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस क्वेश्चन को भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, विकल्प में हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना आपको दिया रहेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? पूछा जा रहा है नगदी फसल कौन सी नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन और डी दिया गया है रबर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, सोयाबीन जो है एक नगदी फसल की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि तंबाकू, कपास, रबर नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, जबकि सोयाबीन क्या है? नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आप डी देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह, और उन्हीं की पुस्तक है इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लू प्रिंट। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? तो देखेंगे विकल्प ए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और डी दिया गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन शामिल किया गया है? तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना जो है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और डी दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1900 याद रखेंगे 73। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो है 1973 में उच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें आप याद रखेंगे। केशवानंद भारती मामले का संबंध जो है केरल राज्य से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था?
विकल्प आपके सामने है जनवरी 1947, जून 1947, जुलाई 1947 और डी दिया गया है अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, जुलाई 1947। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया था। अब इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं दोस्तों कि माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 के आधार पर जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया, जिसे 18 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा और डी दिया गया है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी, उपरोक्त में से किसी के द्वारा जो है राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। आइए जानते हैं राज्यसभा के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है तथा 1/3, इसको याद रखेंगे, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है और साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन उप सभापति भी होता है। तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, किंतु मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसको? महान्यायवादी को। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है और 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है। और डी विकल्प है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी, पंचायती राज से संबंधित जो है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह जो है कथन सही नहीं है, जबकि विकल्प ए, सी और डी कथन जो है सही हैं। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वह भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न रंग रहा है और सी जो है यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है, यह भी जो है आपका सही है। और डी दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो पूछा जा रहा है प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो विकल्प आपके सामने है, ए आपका राइट आंसर है अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम जो है अप्सरा है और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? फेमा, सेबी, MRTP अधिनियम और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेबी। सेबी जो है भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत के शेयर बाजार के कार्य को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है नियंत्रित करता है और इसकी अनुमति के बाद कोई कंपनी अपना प्रारंभिक निर्गम इश्यू जारी कर सकती है। तो इस क्वेश्चन से सेबी के बारे में इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई और डी दिया गया है पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मुंबई में। दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में, बरेली और सी है गोरखपुर और डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा में जो है कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो आगरा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? आनंद, धनबाद, और सी है शिमला, डी है सूरत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूरत में जो है भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो वह कौन से जनगणना के दौरान जो है भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों विकल्प आप डी देख रहे हैं, 2001 से 2011 के मध्य में जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो आप इसको याद रखेंगे, 2001 से 2011 के मध्य जो है भारत की जो जनसंख्या है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, और डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका सी, गोवा राज्य जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी का स्थिति कौन से ग्रह के बीच में है? तो आप इसको बताइए, विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों जो शुक्र एवं मंगल के मध्य में जो है पृथ्वी की स्थिति है। तो याद रखेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर पूछा जा रहा है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद में ही सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी पूछा जा रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, और सी दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, और डी दिया गया है जर्मनी के सहयोग से। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यह जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। तो याद रखेंगे, कभी कभी यह क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से अधिवेशन में मांग की थी। तो लाहौर अधिवेशन, यानी मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, वहाँ पर पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है किसके लिए? तो विकल्प आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना का संबंध जो है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को मुख्य रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की, तथा 6 अप्रैल, जो कि डेट यहाँ पर दिया गया है, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुँच करके समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ करके सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, और साइमन कमीशन का आना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपका बी, रॉलेट एक्ट का बनना जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत जो है पूर्व घटना यह घटी थी, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 को लागू किया, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। और असहयोग आंदोलन 1900, यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प आपका बी ए जो है, असहयोग आंदोलन 1920
को हुआ। और आप देख सकते हैं सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के भी नाम से जानते हैं, 1932 में हुआ था। और साइमन कमीशन का भारत जो आना हुआ वह 1928 की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के शासन से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ कब किया गया था? तो मुगल शैली चित्रकला, तो ये देखिए जहांगीर दिया गया है, अकबर, शाहजहां और डी है हुमायूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। हुमायूं ने जो है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो वह हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर और डी दिया गया है अब्दुल रहीम खाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, अमीर खुसरो को जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा भोगवा नदी। दोस्तों जो हड़प्पी नगर जो है लोथल है, वह लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी कौन था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? विकल्प आपका ए सही उत्तर है पौतवा अध्यक्ष। जो मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था उसे जाना जाता था पौतवा अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक जो है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है और शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज और डी दिया गया है पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कन्नौज। जो है कन्नौज का पुराना नाम जो था वह महोदया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो जाना जाता है कांडला। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी, वर्ष 2021 से जो है मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन शुरू किया जाएगा, जो कि देश का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड है ये। तो याद रखेंगे वर्ष 2021 से इसका प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक, नई दिल्ली, दोहा, रियाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, रियाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 दिसंबर 2020 को एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में हुए मतदान के बाद वर्ष 2030 और वर्ष 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी का फैसला किया गया। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा और दोहा में वर्ष 2030 का एशियाई खेल का आयोजन होगा, जबकि रियाद जो कि सऊदी अरब का ये राजधानी है और 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा रियाद में। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को जो है प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए SSA नियंत्रण केंद्र नेट्रा का कार्य है। तो इसको देखिए आप, विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति यानी उपग्रह आदि की रक्षा करना। तो दोस्तों जो हाल ही में शुरू किए गए इसरो के जो नए SSA नियंत्रण केंद्र नेट्रा का कार्य है कि अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति यानी उपग्रह आदि की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपका सी, 14 दिसंबर 2020 को आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। तो जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उसके बारे में देखिए। दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने जो है भारत में उन्नत जैव ईंधन का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। उससे रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, तीसरा, चौथा तो हम देखेंगे। यह अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। तीसरा दिया गया है कि ADB जैव ईंधन निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साथ इरडा तथा नवाड़ा जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। और चौथा दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा किए बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए। 105 संबंधे 11,025 और 1,009। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जो है वहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसको लगाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जो 105 दिया गया है, 105 मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11,025। 109 मल्टीप्लाई करिए, 109 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 11,881। इस तरह से हम देखें, विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रवि के पास 5 पेन है, कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है। कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है और कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी, केवल चौथा निष्कर्ष निकलता है कि केवल कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 47, 49, 29, 31, 5, 7, 11, 13। तो क्या होगा? विषम चुनना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, 49 एक भाज्य संख्या है, जबकि जो अन्य विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आप देख सकते हैं 49, और बाकी के जो 29, 31, 5, 7, 11 और 13 ये सभी जो हैं अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। सब में जो ग्रुपिंग हुआ है। और यहाँ पे जो विकल्प ए है 47 दिया गया है, जबकि 49 यानी जो एक नंबर दिया गया है यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम विषम मानेंगे। और नेक्स्ट दिया गया है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है? तो आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा दोस्तों, लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। विकल्प आपका जो है डी हो जाएगा, गुरुवार आएगा। और गुरुवार इसलिए आएगा दोस्तों जो 11 अप्रैल मंगलवार को उसी वर्ष रानी का जन्मदिन। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 19 करेंगे, 31 करेंगे, प्लस 30 करेंगे, यानी जो मंथ आपका है
और सभी मंथ को ऐड कर लेंगे और एक तो आएगा आपका 142। ठीक है, 142 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो शेषफल आपका 2 बच जाएगा, जो कि आपका मंगलवार से लेकर के 2 करेंगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी अगला दिन जो है गुरुवार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 PM पर आया, अगली बार 1:20 PM पर आया, फिर 2:30 PM पर और फिर 4 PM पर आया। तो उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आएगा? तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। फिलहाल वैसे भी समय ज़्यादा लग गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी, 5:50 पर नेक्स्ट टाइम मिलने आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि नारंगी को नींबू और नींबू को फूल कहा जाता है और फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा? ठीक है, कलम, फूल, नींबू और मछली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान होता है ये, विकल्प आपका डी, मछली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस जिले में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित हुई है? प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, आगरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, मेरठ में। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट 2021-22 में मेरठ जिले में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो है 20 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? रिपब्लिकन, लेबर, डेमोक्रेटिक और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक पार्टी, विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन ने शपथ ली और अपना पदभार संभाला, और जो कि यह एक डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, यह था जो है 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो है जितने भी कंटेंट होंगे जूनियर एडेड परीक्षा से संबंधित वह सबको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आगामी सभी जो टेट के सिलेबस है और सुपर टेट के सिलेबस है हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।